ठीक है। तो जो भेषज कल्पना है उसके आधार सबसे पहले एक क्षय कल्पना है और एक जो है वो मान प्रकरण है। ये दोनों ही जो है वो भेषज कल्पना को करने के लिए इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि क्षय कल्पना में जो चीजें आएंगी उनकी जो मात्रा होगी, जैसे स्वरस कल्क हम आगे पढ़ेंगे, उनकी जो मात्राएं होंगी वो मान प्रकरण से भी रिलेटेड होंगी। मान प्रकरण में क्या आता है, जैसे ग्राम को केजी में चेंज करना, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना, ऐसे रत्ती को कुड़ब में चेंज करना, ऐसी चीजें आती है। तो वो मात जब हम आगे करेंगे तो उसको कोरिलेट करके आपको बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले है क्षय कल्पना। ये आपने चर्क सूत्र फोर्थ चैप्टर में भी किया होगा, इसके बारे में ओवरव्यू तो पढ़ा होगा आपने। जो षड्विवेचन सतशीति अध्याय है चर्क सूत्र 4 में। तो सबसे पहले क्षय कल्पना, पंचविध क्षय कल्पना। पंचविध क्षय कल्पना किस किसने मानी है? तो आचार्य चरक, भागवत और आचार्य शाढ़ंगर जी ने। ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा कि भागवत जी ने कितनी कल्पनाएं मानी है, कौन कौन सी मानी है, वो अगले स्लाइड में करेंगे। पहले संख्या पता होनी चाहिए कि किसने कितनी कितनी मानी है। तो पहले क्या है हमारे, आचार्य चरक जी, आचार्य भागवत जी और आचार्य शाढ़ंगर जी। इन्होंने कितनी मानी है? 5। तो 3, इधर से 4 क्वेश्चन बनेंगे कि 5 क्षय कल्पना किस किसने मानी है, चरक ने कितनी मानी है, शाढ़ंगर ने कितनी मानी है, भागवत जी ने कितनी मानी है। ठीक। उसके बाद है आचार्य सुश्रुत, उन्होंने कितनी मानी है? षड्विध कल्पनाएं। कौन सी एक्स्ट्रा मानी है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है सप्तविध कल्पनाएं। तो जो एक्सेप्शंस होती हैं, मोस्टली हम पढ़ते हैं पंचविध क्षय कल्पना, इसके बारे में तो पता होता है हमें। और उसके बाद आगे आचार्य सुश्रुत जी की, आचार्य काश्यप जी की। आचार्य काश्यप जी ने मानी है 6, और सॉरी, आचार्य सुश्रुत जी ने मानी है 6 और आचार्य काश्यप जी ने मानी है 7। ठीक है। तो संख्या होगी। अब हम पढ़ेंगे कि किसने कौन सी एक्स्ट्रा मानी है। तो पहले स्वरस कल्क श्रित शीत फांट, ये किस किस की हैं? आचार्य चरक जी की, भागवत जी की और षाढ़ंगर जी की। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है सुश्रुत जी की। तो क्वेश्चन आएगा कि क्षीर कल्पना किस आचार्य ने मानी है, इस तरीके से पूछेंगे वो। अगर आपने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो तो आप पंचविध क्षय कल्पना के बारे में लिख दोगे, क्षय कल्पना आएगी, आप एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें जोड़ सकते हो कि आचार्य सुश्रुत जी ने जो है वो षड्विध मानी है, आचार्य काश्यप जी ने जो है वो सप्तविध मानी है। इससे आपकी आंसर शीट भी अट्रैक्टिव होगी और एग्जामिनर को भी लगेगा कि इनको जो है वो काफी नॉलेज है। तो सुश्रुत की ऐड कर सकते हो उसमें, क्षीर उन्होंने मानी है एक्स्ट्रा, उनकी होगी षड्विध। उसके बाद आएगा काश्यप जी की। तो काश्यप जी ने मानी है 7। तो 7 कैसे मानी है? अब ये नहीं कर देना है कि सुश्रुत की 6 ले ली। बेस हमारा कौन सा है? चरक जी का। तो जो चरक जी ने 5 मानी है, सुश्रुत जी ने उनमें क्षीर ऐड किया है। और जो काश्यप जी ने 7 मानी है उसमें जो चरक जी की 5 है वो इन्होंने क्षीर नहीं माना है। ठीक है। और इन्होंने एक्स्ट्रा क्या माना है? चूरण और अभिषेक। ठीक। होगी ये चीज भी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे चरक जी का, क्योंकि जो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखो हमने थ्योरी भी करनी है और हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी है। तो हमने जो है वो दोनों को साथ लेके चलना है कि बाद में चल के ऐसा ना लगे कि अब हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें। थ्योरी के साथ साथ जो है वो हर चीज कवर हो जानी चाहिए। तो साथ साथ में पढ़ना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर साथ साथ में चलोगे तो सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं। तो पहले आया आचार्य चरक, हम करेंगे चरकानुसार। तो चरक जी ने देखो स्वरस कल्क श्रित शीत फांट। ठीक है। ये होगी इनकी 5।
अब इनके श्लोक में क्या है, तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम। पहले ऊपर की वैस देखो, लास्ट में चल के तुम्हें जो है वो ऐसा भी नहीं है कि हर आचार्य के श्लोक पता होने चाहिए। किसी एक आचार्य का श्लोक याद कर लो कि तुम पेपर में लिख लिख पाओ, क्योंकि उससे जो है वो आंसर शीट भी एकदम एग्जामिनर की नजर पड़ती है, तो नंबर कटने के भी कोई चांस नहीं होते। बट ये श्लोक परफेक्ट होना चाहिए, तो कोई एक श्लोक लर्न कर लेना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी सभी आचार्यों के हमें जो है वो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आया तो हम किस तरीके से उस आचार्य का निकालेंगे कि किस आचार्य का ये श्लोक है। तो पहले आपको कंपेयर करके बता दूं मैं, देखो इधर लिखा है यथा पूर्व बलाधिक्यम। अब है स्वरस कल्क श्रित शीत फांट, मतलब कि स्वरस सबसे अच्छा होगा, उसके बाद मतलब हैवी, फिर कल्क श्रित शीत फांट, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत, ये आगे चरक जी का, पहले आपको श्लोक कंपेयर करा दूं मैं। सुश्रुत के श्लोक में आएगा उत्तरोत्तर लघु। अब इसको कैसे याद रखना है, अब हमें पता है कि चरक हम कैसे पढ़ते हैं, पूर्वाद और उत्तराद। तो पूर्वाद किसमें है, चरक में है ना। अब सुश्रुत में तो नहीं हम ऐसे पढ़ते कि सुश्रुत में पूर्वाद आएगा, ठीक है। पूर्वाद किस में आता है, चरक में आता है। तो इसके श्लोक में क्या आया है, यथा पूर्व बलाधिक्यम। और सुश्रुत जी के श्लोक में क्या है, उत्तरोत्तर लघु। अब सुश्रुत आचार्य सुश्रुत जी और आचार्य षाढ़ंगर जी दोनों के श्लोक में उत्तरोत्तर है। जो षाढ़ंगर जी हैं उनमें लाघव पहले है और उत्तरोत्तर बाद में है। तो पहले तो हम चरक का पूर्वाद आता है, इसमें पूर्व आ गया, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत जी, एक बार बता देंगे, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, धीरे बोल लूं कि ठीक है। सही है मैम, सही है। ओके। तो देखो आचार्य सुश्रुत जी, इनके सुश्रुत में क्या होता है, उत्तर तंत्र। तो पहले पूर्वाद उत्तराद, लघु नहीं देखना अभी, पूर्वाद उत्तराद मतलब पूर्व किस में आ गया, चरक का अनुसार, और उत्तर तंत्र किस में है, सुश्रुत में। अब षाढ़ंगर जी, इनका देखो पहले लाघव है, फिर उसके बाद उत्तरोत्तर है। तो इसका याद कर लेना, ठीक है। सुश्रुत में हमने कुछ नहीं, हमने सिर्फ उत्तर तंत्र, लाघव कुछ नहीं देखा हमने। उत्तर तंत्र सुश्रुत में है, तो प्रायोरिटी पहले हमने किसको दे दी, सुश्रुत के श्लोक में उत्तर को, लघु उसमें बाद में है। अब आगे आएगा, ये हो गया षडंगर का। भागवत जी, अभी भागवत जी के श्लोक में है पूर्व पूर्व बलाधिकम। एक पूर्व हम कहाँ पढ़ चुके हैं, पूर्वाध किस में पढ़ चुके हैं हम, चरक में। ये पढ़ा था ना हमने, यथा पूर्व बलाधिक्यम। और ये है भागवत जी का पूर्वम पूर्वम बलाधिक्यम। अब ये तो देखो पता है भागवत कितने हैं, दो हैं, लघु भागवत और वृद्ध भागवत। तो जहां पे दो बार पूरब पूरब आएगा मतलब दो भागवत, तो वो किसका श्लोक हो जाएगा, भागवत जी का, ठीक है। और अब हमने सभी श्लोक में क्या पढ़ा था, जो अब एक और कंपैरिजन, हमने क्या पढ़ा था, स्वरस कल्क श्रित शीत और फांट, ठीक है। श्रित माना है सभी ने, सॉरी शीत माना है। तो षाढ़ंगर के श्लोक में देखेंगे, इन्होंने शीत की जगह क्या माना है, हिम। अब क्वेश्चन आएगा कि जो शीत है उसको हिम किसने माना है, तो किसने माना है, षाढ़ंगर के श्लोक में हिम दिया गया है, ठीक है। तो शीत को हिम किसने माना है, आचार्य षाढ़ंगर जी ने, ठीक है। देखो इधर शीत और जल षाढ़ंगर का श्लोक है, वहां पे हिम लिखा है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया, तुम्हारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। पहले तो पंचविद किस किसने मानी है, षड्विद किसने मानी है, सप्तविद किसने मानी है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन तैयार हो गया, किसने एक्स्ट्रा मानी है, षड्विद में जो छेवी है वो कौन सी है, और वो किसने मानी है, क्षीर है, आचार्य सुश्रुत जी ने मानी है, ठीक है। और काश्यप जी ने दो मानी है, किसमें, पांच चरक जी की और दो अपनी, चूरण और अभिशप्त, क्लियर है। अब उसके बाद हम करेंगे काश्यप का
काश्यप का है। देखो चूर्ण और अभिशप्त इन्होंने एक्स्ट्रा माना था ना, तो बाकी की तो हम सारी ही डिटेलिंग करेंगे, वन बाय वन स्वरस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इधर है चूर्ण शुष्क पिष्टम। अब क्वेश्चन आगे चल के आएगा हमें कि चूर्ण की मात्रा कितनी होती है, कल्क की मात्रा कितनी होती है। तो वो चूर्ण की जगह तुम्हें लिख देंगे कि शुष्क पिष्ट पिष्ट की मात्रा कितनी होती है। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि शुष्क पिष्ट जो है वो किसका पर्याय है, किसको कहते हैं हम, तो वो कहते हैं हम चूर्ण को। आगे चल के पिष्टि भी आएगा, तो पिष्टि पर्याय जो है वो कल्क का है, और शुष्क पिष्ट और शुष्क कल्क जो है वो चूर्ण का पर्याय है। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब इन्होंने चूर्ण की, ये श्लोक है उसका उसका बताया कि अत्यंत शुष्क द्रव्यों को, मतलब जो भी शुष्क द्रव्यों हैं उनको हमने इतना ही पीसना है कि उनका जो वो चूर्ण बन जाए। परिभाषा इसकी नॉर्मल ही है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि शुष्क पिष्ट, किन द्रव्यों को, शुष्क द्रव्यों को हमने जो है वो सूक्ष्म इतना पीसना है कि वो सूक्ष्म चूर्ण की तरह बन जाए। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन गया, शुष्क पिष्ट किसका पर्याय है, चूर्ण का। उसके बाद है, एक इन्होंने चूर्ण मानी थी, दूसरी मानी थी अभिशब। अब अभिशब क्या होता है, वो जिसमें सिरप्स वगैरह आते हैं उसको हम जो है वो अभिशब के अंदर अंडर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, शीत द्रव्यों को रात्रि भर पानी में रखकर। पहला क्वेश्चन बनेगा कि अभिशप्त में कौन से द्रव्य यूज होते हैं, कौन से द्रव्य यूज होते हैं, शीत द्रव्य यूज होते हैं, ठीक है। और शीत द्रव्यों को रात्रि भर, और अब क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कब रखना है शीत द्रव्यों को, रात में रखना है, दोपहर में रखना है, दिन में रखना है। तो जो, अब रात्रि कैसी होती है, ठंडी ठंडी शीतल, तो ऐसे याद रख लेना जो शीत द्रव्य हैं उनको हमने रात्रि भर पानी में रखना है, ठीक है। रात्रि भर पानी में रखकर अच्छी प्रकार सिद्ध किया जाए वो अभिशप्त कहलाता है। समझ में आ गया, क्या अभिशप्त क्या है, शीत जो द्रव्य है उनको हमने रात्रि भर पानी में रखना है। पहला क्वेश्चन अभिशप्त किसने माना, दूसरा क्वेश्चन कौन से द्रव्य यूज हुए हैं, उष्ण हुए हैं, अनुष्ण हुए हैं, शीत हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन कब पानी रात्रि में रखना है, दोपहर में रखना है कि दिन में, सुबह सुबह रखना है, कब रखना है, तो रात्रि भर पानी में रखना है। अब जो सौम्य प्रकृति के लोग हैं उनको हम इसको जो है वो स्वरस के साथ देंगे, और जिनका अग्निबल और क्षोभ शांत हो गया, और जिनका अग्नि भी शांत होगी हो, उनको हम जो उनमें जो है वो हम अभिशब्द का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद है, अब इनकी परिभाषाएं हैं। आज के लेक्चर में हम जो है इनकी परिभाषाएं देखेंगे कि मतलब आचार्य चक्रपाणी जी ने जो वो अब स्वरस की है, यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रस स्वरस उच्यते, ठीक है। तो पता होना चाहिए ये परिभाषा जो है वो किसने दी है। अब षाढ़ंगर ने क्या यूज किया है, वस्त्र निष्पीड़िताद। षाढ़ंगर जी ने क्या यूज किया है, वस्त्र निष्पीड़िताद। अब आप कॉपी पेंसिल लेके तो बैठे होंगे, बाकी आचार्यों का भी लिख लो साथ में। तो अष्टांग हृदय का लिखेंगे। अष्टांग हृदय ने श्लोक में क्या यूज किया है, पट्ट पीड़िताद। पट्ट जो वस्त्र होता है ना, पट्ट, पर इन्होंने पट वर्ड यूज किया है, पट पीड़िताद। लिख लिया। अष्टांग हृदय जी का स्वरस में श्लोक में क्या आया है, पट पीड़िताद। लिख लिया। आगे आगे लिखाऊं कि हो गया ना। यस मैम। मैम ये खाली फांट परिकीर्तम लिखना है ना बस? क्या कह रहे हो, ये फांट परिकीर्तम यही लिखना है ना? पाठ परिकीर्तन, नहीं नहीं, जो हाँ। आपको लिखा अभी स्वरस करा रही हूँ ना, ये श्लोक तो हो गया। हाँ। तेरा षाढ़ंगर जी का भी लिखा हुआ है वस्त्र निष्पीड़िताद। अब हमने अच्छा। लिखा है बाकी आचार्यों का, उन्होंने श्लोक में क्या टर्म यूज की है, कि जिससे हम जो है वो श्लोक को डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सा श्लोक किस आचार्य जी का है। तो मैंने अष्टांग हृदय का लिखाया पट। पट वस्त्र को कहते हैं ना, पट फांट नहीं, पट पीड़िताद। ओके मैम।
और अष्टांग संग्रह का लिखेंगे तांतव निष्पीड़िताद। जो तंतु होते हैं ना, तंतु, जैसे कोई कपड़ा है उसकी धागे निकालते हैं, तो तांतव निष्पीड़िताद, ये टर्म यूज की है अष्टांग संग्रह ने। ये टाइपिंग कौन कर रहा है स्क्रीन पे? डॉक्टर हर्षदीप। ठीक है, लिख लिया। अब थर्ड आचार्य लेंगे वैद्यक परिभाषा। वैद्यक जो परिभाषा है, उन्होंने क्या माना है? यंत्र वस्त्रादि, उन्होंने यंत्र का वर्णन भी किया है और वस्त्र का वर्णन भी एक ही श्लोक में कर दिया है। वैदिक परिभाषा ने यंत्र वस्त्रादि माना है। ठीक है, लिख लिया सभी ने कि रिपीट करूं? एक बार बता दो। लिख लिया सभी ने कि रिपीट करूं? एक बार बता दो, कोई भी बता दो। मैम अष्टांग संग्रह तक क्लियर था, उसके बाद नहीं क्लियर था। कहाँ? कहाँ से? अष्टांग संग्रह तक क्लियर है, अष्टांग संग्रह का तांतव निष्पीड़िताद आपने बोला, उसके बाद नहीं समझा। ओके, उसके बाद है वैद्यक परिभाषा ने क्या बोला है। वैद्यक परिभाषा ने क्या बोला है? उन्होंने यंत्र वस्त्रादि बोला है, मतलब उन्होंने यंत्र का वर्णन और वस्त्र का वर्णन दोनों का ही अपने एक ही श्लोक में कर लिया है वर्णन। ठीक है। ओके मैम। उसके बाद है कल्क। ये जो बाकी परिभाषाएं दी हैं, इन जो ऊपर आपको बता दिया कि अ, अब कल्क है। यह पिंडो रस पिष्टा नाम। शुष्क पिष्ट हम ऊपर कर चुके हैं, वो किसका पर्याय था? चूर्ण का। अब इधर है यह पिंडो रस पिष्टा नाम सकल्क परिकीर्तितः। ठीक है। एक पिंड रूप में, अब हम पिंड रूप में किसी चीज को बनाना, उससे रस निकालना, उसको क्या कहते हैं हम? कल्क। उसके बाद है श्रित, मतलब क्वाथ। अग्नि में जो है वो जल को या किसी द्रव्य पदार्थ को जो है वो उबालना, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाथ। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम एक एक के बारे में, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब शीत है। शीत मतलब हिम। इसमें जो है वो हम रात, इधर लिखा है पुनः निशी, मतलब रात में हम जो है वो अ, किसी चीज को, जैसे पानी में जीरा डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, और उसको हम जो है वो सुबह छान के लेंगे, उसको कहते हैं हम हिम। उसके बाद है फांट। इसमें जो है वो उष्ण, उष्ण द्रव्यों का यूज करते हैं। पानी जो है वो गर्म पानी का यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम फांट। ये जब अलग अलग से करेंगे ना एक एक, तब ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार इनकी डेफिनेशंस को आप जो है वो इनके श्लोक को रीड कर लेना। अब उसके बाद है कि कौन से महाभूत जो है वो इनके अंडर होते हैं। तो पहले है स्वरस। अब स्वरस में क्या होता है? रस, पानी होता है ना, तो इसमें जो है वो जलयांश, मतलब कि जल भाग होता है, कॉमन है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वरस है मतलब जल होगा। उसके बाद है कल्क। अब कल्क है, इसमें अब कल्क कैसे बनता है? अब कोई तुम्हारे पास चीज पड़ी है, सूखी है, उसमें तुम पानी मिलाओगे, उसका एक पेस्ट, जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो पहले वो सूखी होती है ना, उसमें पानी डालते हैं, फिर उसका पेस्ट बनाते हैं। तो पार्थिव, पार्थिव। अब पार्थिव क्या मतलब? जो पृथ्वी है उसमें मिट्टी होती है ना, कैसी होती है? सूखी, बारिश ना पड़े तब तक सूखी। ठीक है, तो पृथ्वी और जल मिला दिया, कल्क मतलब उसका पेस्ट बना दिया। अब आगे है चूर्ण। चूर्ण कैसा होता है? चूर्ण पता ही है। तो पृथ्वी में क्या है? मिट्टी, उससे याद कर लेंगे इसको, क्या है इसमें? पार्थिवांश किसमें है? चूर्ण कल्पना में। उसके बाद है सुगंधित द्रव्य, मतलब कि वायु और तेज अंश किसमें है? इधर जो है छूट गया हुआ है, इधर लिख लेना ये किसमें है। जो हिम और अर्क कल्पनाएं होती हैं, उनमें कौन से महाभूत होते हैं? वायु और तेजस।
ऐड कर लेना, स्लाइड में आया नहीं है पूरा। ठीक। उसके बाद इनके पर्याय करेंगे आज। बाकी जो है वो कल से जो है वो सिंगल सिंगल कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। आज इनके बारे में ओवरव्यू, थोड़ा सा नॉलेज इनके बारे में पता चल गया है। और जो भी पढ़ाया है वो अच्छे से करके आना, तभी आगे की चीज समझ आती है। पिछला छूटेगा तो अगला भी जो है वो साफ हो जाएगा। कुछ नहीं याद रहता, इसलिए शुरू से ही ऐसे पढ़ना कि बाद में बार बार जो है वो इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। अब चूरण, चूरण के पर्याय हैं। इधर ना करेक्शन कर लेना, ये डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया है ना, तो इधर सारे ही, इधर रज है, रज। चूरण के पर्याय क्या है? रज, क्षोध और शुष्क कल्क, ये चूरण के पर्याय हैं। एक मिनट। ये चूरण के पर्याय हैं सभी। क्या कह रहे हो? कोई कह रहा था कुछ? चलो, चूरण के क्या है? इधर रज कर लेना, रज। और इधर क्षोध ही है। अब देखो, तुम्हें इसकी जगह, क्षोध की जगह दे देगा क्षोद्र। तो क्षोद्र क्या होता है? मधु। तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्षोद्र होता है मधु। चूर्ण का जो पर्याय है जो क्या है? क्षोध। और शुष्क कल्क ऊपर आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद है कल्क। मैं आपको ना इसको कल करेक्ट सामने सामने करेक्ट करके दिखा दूंगी, अभी आप सुन लो एक बार, क्योंकि ये सीक्वेंस में है नहीं। पहला तो ये आ गया, ये किसका है? ये आ गया सारा चूर्ण का। उसके बाद ये जो आएगा ये है कल्क का। कल्क का पर्याय है अवाप, प्रक्षेप और पिष्टि। ठीक है, शुष्क पिष्ट चूर्ण का है, पिष्टि जो है वो कल्क का है। और इधर से क्वेश्चन आना ही आना होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आता है। क्योंकि किसी की मात्रा पूछेगा तो वो नॉर्मल नहीं लिखेगा, वो उनके पर्याय लिखता है। जैसे इधर चूर्ण द्रव्य है, ये MD 2023 का क्वेश्चन था, इसकी मात्रा पूछी थी। तो अब पता होना चाहिए चूर्ण द्रव्य किसका पर्याय है। ठीक। ये हो गए हमारे कल्क के। उसके बाद है क्वाथ। उसके बाद है क्वाथ। क्वाथ का है श्रित, जो कर लिया हमने, किया था। निरूह और क्षाय, ये जो निरूह है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद है हिम। हिम में क्या था? रात, रात भर पानी में रखना है। रात्रि कैसी होती है? ठंडी। तो शीत कषाय हिम को कहते हैं। उष्ण कषाय फांट को कहते हैं, क्योंकि इसमें गर्म पानी का प्रयोग होता है। और चूर्ण द्रव्य इसको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। उसके बाद है वटी। ये तो सिंपल है। वटी है तो गुटिका, मोदक, पिंडी, वटक, गुड़, सारे इससे इसके रिलेटेड लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा वटी का। ठीक है। उसके बाद है अबलेह। अबलेह का क्या है? एक तो आ जाएगा इसका अबलेह, घन सत्व और रसक्रिया, ये किसके हैं? अबलेह के। उसके बाद देखो इसका ना नीचे चला गया हुआ है, अभिशब्द का जो है वो है स्नेह क्षाय। अभिशब्द का क्या पर्याय है? स्नेह क्षाय किसको कहते हैं? अभिशब्द को। शीत क्षाय किसको कहते हैं? फांट को, सॉरी हिम को। ठीक है। और उष्ण क्षाय किसको कहते हैं? फांट को। तीन क्षाय कर लिए हमने, हिम, शीत क्षाय, फांट, उष्ण क्षाय। और अभिशप्त को क्या कहते हैं? स्नेह क्षाय। ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। आप अब बताना कि आपको समझ आ गया है, मतलब ठीक कैसा लगा लेक्चर। जी मैम, समझ में आया।